हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ इन टुडेज अमेजिंग सेशन। और अभी हम लोग पॉलिटी सेगमेंट की बात करने जा रहे हैं, जो कि एक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, जिसमें से 15 टू 18 क्वेश्चन 17-18 क्वेश्चन आना तो तय होता है। ओके, और अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, केयरफुली तरीके से पढ़ लें, तो आपका ये मार्क्स एकदम जेन्युइनली आपके पास सेफ हो जाता है। स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से और जल्दी जल्दी इसे रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट कुछ हम ओवरव्यू लेंगे, जिसके बाद इसे इन डिटेल भी पढ़ा जाएगा, पर स्टार्ट ओवरव्यू से करते हैं। पार्लियामेंट, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर बॉडी या जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। पार्लियामेंट में दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है हमारा लोकसभा जिसमें 543 सीटें होती हैं, और एक होता है राज्यसभा जिसमें 245 सीटें होती हैं। टोटल मिलाकर के 788 सीट्स अवेलेबल होती है इन पार्लियामेंट। ठीक है, और इसको हेड कौन कर रहा होता है? इन्हें हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ओके, सो ये एक ओवरव्यू था। पर अगर हमसे पूछा जाए कि ये ऊपर का सिस्टम चूज क्यों किया गया, तो हम कहेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब क्या हुआ? जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसके पहले यानी बिफोर 1947 कई एक्ट्स पारित किए गए थे, कई एक्ट्स को प्रोविजन में लाया गया था। सो हमें उसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो आज का ये सिस्टम है वो कैसे बना था। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। हमें अच्छे से पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स भारत में आए थे किससे? ट्रेड करने के पर्पज से। और ट्रेड करने के बाद फिर वॉर स्टार्ट करते हैं, और वॉर के साथ फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं? पूरा कब्जा ही कर लेते हैं, यानी ब्रिटिश एम्पायर में विलीन हो जाता है। ओके, सो इसकी शुरुआत होती है 31 दिसंबर 1600 से, क्रिएशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें 24 डायरेक्टर्स होते हैं। देन चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, 15 साल का चार्टर दिया जाता है, जिसमें ट्रेड मोनोपोली दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर द ट्रेड मोनोपोली ऑन द ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप का मतलब क्या हो गया? देखिए, ये हो गया आपका अफ्रीका। ओके, यहां पर ये वाला पॉइंट होता है हमारा केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, और यहां पर है इंडिया। ओके, तो यहां से ब्रिटिश ने बोला कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जितने भी एरियाज हैं उनके ऊपर ट्रेड मोनोपोली रहेगी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 1600 से 1750 तक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेड करती है, मतलब केवल इस सेगमेंट में ट्रेड मोनोपोली रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। आफ्टर 1750 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1750 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि वो जो रियासतें हैं उनके बीच में दखल अंदाजी स्टार्ट कर चुकी होती थी। अब उसका काम था टेरिटरी को भी कैप्चर करना। ठीक है, देन इसके लिए क्या हुआ? चार्टर डिक्लेयर किया गया, जिसमें पावर टू मेक लॉज एंड वेज वॉर्स। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1707 हम ये मान के चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफ द हिस्टोरियंस कि 1707 के बाद स्टार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी 1707 के बाद बहुत मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का स्टार्ट माना जाता है, क्योंकि इस फेज में मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था। आफ्टर औरंगजेब बाकी के जो लेटर मुगल एम्परर्स थे वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। एक लड़ाई लड़ी जाती है 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी, जिसने अंग्रेज़ों के कदम भारत में जमा कर रख दिए थे। और 1764 की बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेज़ों को फुल राइट दे देते हैं। सो ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड मुगल एम्पायर
शाह आलम 1764 में बक्सर की लड़ाई में शाह आलम की डिफीट होती है, हार होती है, और दीवानी राइट्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि दीवानी राइट्स क्या होता है। दीवानी राइट्स का मतलब ये हो गया कि रेवेन्यू के ऊपर जो भी अधिकार होगा, रेवेन्यू, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मतलब था पैसे से, मनी से, इसलिए वो दीवानी राइट्स ले लेती है और एम्पायर को वो कह रहे थे कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बने रहो, एडमिनिस्ट्रेशन संभालो और जुडिशियल बॉडी को भी आप ओन करो। ओके, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल पैसे से मतलब रख रही है। 1768 और 1772 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल इश्यूज होने लगती है। फाइनेंशियल इश्यूज का मतलब क्या हो गया कि देखिए, जब 1764 का बैटल ऑफ बक्सर होता है, इसके बाद ड्यूअल गवर्नमेंट या डायरकी स्टार्ट होती है। ओके, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी डायरकी स्टार्ट होती है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा करप्शन हो जाता है, करप्शन स्टार्ट हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के बीच में। ओके, तो वो क्या करते हैं, ब्राइबरी लेना स्टार्ट कर देते हैं, लूप होल्स का यूज़ करके अपना ओन बेनिफिट देखना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो 1770s के साथ में अमेरिकन सिविल वॉर भी होता है, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जो इन सारे इश्यूज को टैकल डाउन करने के लिए बना था। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। अच्छा, इन सारे एक्ट्स को आगे एकदम एक्सप्लेन किया जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। अभी यहाँ पर एक ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर 1781 में इसे अमेंड किया जाता है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं अभी भी। जैसे 1773 के तहत जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी जाती है, और बंगाल इन दोनों को सुपरवाइज कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मद्रास और बॉम्बे की ऑटोनॉमस बॉडीज खत्म हो गई। इनको कुछ भी करने से पहले इनसे डिसीजन लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। और परमिशन लेने के बीच में जो गैप होता है, गैप, वही इनके लिए लूप होल्स का काम था कि जब तक अभी परमिशन आ रहा है तब तक इन लोगों ने अपना डिसीजन ले लिया, और आगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में इसको देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फिर 1793, 1813, 1833, 1853 का चार्टर एक्ट्स देखने को मिलता है। फिर 1858, 1919 और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखने को मिलता है, और 1861, 1892 और 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट देखने को मिलता है। जिसमें से देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाई कैमरल नेचर देखने को मिल जाता है। ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे भी कई सारे प्रोविजंस हम आज के कॉन्स्टिट्यूशन में उधार लेते हैं, या सीधे वहाँ के प्रोविजंस को यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाता है। नाउ देखिए, जो भी सेगमेंट चला 1773 से 1947, इसमें इसे हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक 1773 से 1858 तक, जिसमें कंपनी का रूल चल रहा था। फिर 1858 को ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई। ओके, और अब जो भारत का था उसे ब्रिटिश क्राउन के अंदर दे दिया गया, और 1947 तक क्राउन रूल चलता है। नाउ स्टार्ट करते हैं पहला एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बिफोर 1773 क्या हो रहा था, गवर्नर ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे वेयर इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस ऑफ ईच अदर। सारे इंडिपेंडेंट थे, सबको अपना डिसीजन लेने का हक था। ओके, लेकिन आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, इसके पारित होने से क्या हो जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, अब उसे गवर्नर जनरल बोला जाता है, गवर्नर जनरल बोला जाता है। और
बॉम्बे और मद्रास, इनका ऑटोनोमस नेचर ले लिया जाता है और इन्हें इनके नीचे सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है। ठीक है। देन फीचर्स ऑफ एक्ट की बात करें तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर दे दी गई, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। नाउ गवर्नर ऑफ बॉम्बे की बात की जाए तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास वेर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की गई 1774 में, जिसमें 3 जज थे, एक मेन, 1 चीफ जस्टिस और 2 असिस्टेंट जज के तरीके से काम कर रहे थे। सर एलिजा इम्फे मेन चीफ जस्टिस थे। ओके, सो नो प्राइवेट ट्रेड बाय द सर्वेंट ऑफ कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनीज रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बेसिकली अभी हमने बात की थी कि कुछ लूप होल्स भी थे। लूप होल्स के चलते क्या हो रहा था कि कंपनी ने देखा कि लोग करप्ट हो रखे, करप्शन फैल रखा है, और करप्शन होने की वजह से क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इस्टेब्लिश किया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैटर्स को ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेगी। पर इसमें भी बहुत से लूप होल्स थे जिसका फ़ायदा बहुत सारे कंट्रीमैन उठा रहे थे। तो इसके बाद क्या किया गया कि इसे अमेंड किया गया 1781 में टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स of the Regulating Act 1773 exempted Governor General and Council and servant of the company for official act from the jurisdiction of Supreme Court। तो पहली बार एक काम किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे को लिमिट किया गया। कहा गया कि गवर्नर जनरल और सर्वेंट ऑफ कंपनी इनके दायरे में नहीं आते। ओके, excluded revenue matters from the jurisdiction of Supreme Court. Supreme Court to administer personal law of defendant and Governor General to frame regulation for provincial court and council. Okay, now Pitt's India Act 1784। अगर हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को देखें तो ये हमारे सेगमेंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का 2 काम है, एक कमर्शियल फंक्शन ट्रेड करने का मतलब, और एक पॉलिटिकल फंक्शन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अभी हमने बात की थी कि 1750s के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तरीके से काम कर रही थी। ओके, तो पॉलिटिकल फंक्शन भी थे। तो अब सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट यानी डबल गवर्नमेंट को फिर से अप्लाई किया गया, और कमर्शियल फंक्शन को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस्टेब्लिश किया गया, और पॉलिटिकल फंक्शन को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनका पॉलिटिकल फंक्शन के ऊपर भी निगरानी करना स्टार्ट की। ओके, इसे वापस से अमेंड किया गया 1786 में। इसलिए सर लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, इन्होंने 2 डिमांड रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, जिसमें वीटो पावर ओवर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड टू बी कमांडर इन चीफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस जी कहते हैं कि भाई देखो, मुझे पहले कमांडर इन चीफ बनाओ, और दूसरा मेरे पास एक वीटो पावर होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव मैटर पर। जुडिशियल मैटर पे तो इनका कोई वीटो पावर नहीं था, पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर इनका वीटो पावर चाहिए था। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए नोट दिया गया है कि लेजिस्लेचर लॉ क्रिएट करती है और मोनार्क क्या करता है? चार्टर देता है। तो लेजिस्लेचर क्या कहती है? लॉ। ये लॉ प्रोफाउंड कर देगी सबके लिए, और मोनार्क क्या कहता है? बॉन्ड या चार्टर किसी एक पर्सन के लिए, ठीक है, या किसी एक इंडिविजुअल्स या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब चार्टर एक्ट 1793 की बात करते हैं। 1793 की चार्टर एक्ट की बात करें तो वीटो पावर कंटिन्यू कर दिया गया आगे आने वाले सारे गवर्नर जनरल्स के लिए। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मोर पावर दी गई एंड कंट्रोल ओवर द मद्रास एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी।
ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड फॉर द अनदर 20 ईयर्स। फिर चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द इंडिया वाज एंडेड। अब तक ट्रेड मोनोपोली तो बेसिकली अब समझिए यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में खासकर ब्रिटेन के अंदर बाकी जो मर्चेंट्स थे उन्होंने कहा भाई ये तो गलत बात है, हमें भी ट्रेड करने दो इंडिया में। तो उन्होंने ब्रिटेन को अप्रोच किया, ब्रिटेन गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली इंडिया पर से ख़त्म कर रहे हैं। बट अभी भी इनकी ट्रेड मोनोपोली थी किस पे? चाइना पे, ओवर टी। ठीक है, टी पर इनका कंटिन्यूअस ट्रेड मोनोपोली थी। भारत में चाय के ऊपर और चाइना के ऊपर टोटल चाइना अभी इनके कब्जे में था और चाय के ऊपर इनका ट्रेड मोनोपोली थी। अच्छा, क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया गया इंडिया में अपना प्रीचिंग करने के लिए। देन प्रोवाइडेड 1 लाख रुपीज़ फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। फर्स्ट टाइम ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1813 का चार्टर एक्ट में वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने की बात की गई थी। ओके, देन asserted the sovereignty over the company's territories in India. Now, Charter Act of 1833, हमारे लिए ये चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चार्टर तो हमारा 1813 का इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली बंद की गई इंडिया पर से, बस टी को एक्टिवेट रखा गया और चाइना के ऊपर कंटिन्यू की गई। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए का फंड्स प्रोवाइड किया गया था और क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आने की परमिशन मिल गई थी। ओके, 1833 का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड विलियम पैटिंगटन। देन deprived governor of Bombay, Madras of legislative powers, Governor General of India exclusive power to make law। तो बॉम्बे और मद्रास से लेजिस्लेटिव पावर्स को ले लिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अकाउंट में डाल दिया गया कि भाई अब आप रूल को फॉर्म करेंगे, लॉ का फॉर्मेशन करेंगे। अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ट्रेड मोनोपोली तो खत्म हो गई, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल क्या कर सकती है? एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। ठीक है, attempted to introduce open competition to the civil services provisions was neglected by the court of directors। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे नेग्लेक्ट कर दिया कि भाई ओपन कंपटीशन अभी हम लागू नहीं करेंगे। 1833 की बात कर रहे हैं, 1833 में अभी भी ओपन कंपटीशन का बात नहीं हुई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ कमीशन 1835 में आया था, मैकॉले ने लेकर के आया था। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए 1773 में क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसमें गवर्नर जनरल और 4 लोगों की बॉडी दी गई थी। ठीक है, फिर 1784 में क्या किया गया? 1 लोगों को निकाल दिया गया और गवर्नर जनरल और 3 लोगों की बॉडी बना दी गई। फिर 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि 3 लोगों की बॉडी तो पहले से थी प्लस 1 लॉ मेंबर फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये दे दिया गया। फिर 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि 4 लोगों की बॉडी एग्जीक्यूटिव में और 6 लोगों की बॉडी लेजिस्लेटिव काउंसिलर में और ये टोटल मिला करके थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। यानी 1853 में जैसे एक पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में एक हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा, ठीक उसी तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था जिसमें एक हो गया एग्जीक्यूटिव जिसमें गवर्नर जनरल प्लस 4 थे और एक हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें 6 जाने थे। ओके, एंड देन 1861 में
गवर्नर जनरल प्लस 5 और 6 से 12 किस में थे, लेजिस्लेटिव काउंसिलर थे। 1892 में 6 जाने इसमें और 10 से 16 इंडियन काउंसिलर थे। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ तक अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिलर में कोई भी इंडियन नहीं है, लेकिन 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल प्लस 6 जिसमें से इंडियन पहले इंडियन बने थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया था। देन चार्टर एक्ट 1853 की बात कर रहे थे हम लोग, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।